स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, आप सभी का शिक्षा स्टडी में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर समझेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? इससे पहले हम कुछ चीजें डेफिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम अंक पढ़ते हैं। अंक कैसा होता है? यानी कि अंक की जो डेफिनेशन है 0 से 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। अंक कहलाते हैं। तो जैसे कि हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या हो गए? अंक होते हैं। अब सबसे छोटा अंक पूछा जावे, सबसे छोटा अंक तो हमारा 0, और सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक जो हमारा 9 है। देखा, सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 9। अब इससे हम संख्या इनसे अब जो अगले डेफिनेशन है वो संख्या की। संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, यानी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो समूह क्या होता है? समूह होता है कई सारी चीजों का ग्रुप, एक से अधिक संख्या। एक संख्या की बात कर रहे हैं तो हम 1 से 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे कि 15, तो ये 2 संख्या का समूह हो गया। जैसा 325, ये भी एक समूह हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है जो हमारी गिनती की संख्या होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस इंफिनाइट तक जाएगी तो हमारी क्या कहलाएंगी? ये नेचुरल नंबर होता है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अगर हमारी नेचुरल नंबर में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनाइट तक आए, अगर इसमें मैं स्टार्टिंग में 0 और जोड़ दूं तो ये हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम वोल नंबर बोलते हैं। वोल नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती कि जो उसमें जिस संख्या के समूह में, या कह सकते हो कि जो प्राकृतिक संख्या उसमें हम ऋणात्मक संख्या और 0 और धनात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या थी? पूर्ण संख्या थी। अब अगर हम इधर को चल जाओ -1, -2, -3, -4, -5 तो ये हमारी क्या अब क्या कहलाएगी? यो पूर्णांक संख्या। अब जो माइनस के चलती है इधर को, और जो माइनस तक 100, -1 से माइनस इंफिनाइट तक, और पॉजिटिव से प्लस पॉजिटिव के
अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी कि जो प्लस की वैल्यू होती है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। और जो ऋण संख्या, ऋणात्मक बोलते हैं जिसे ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक संख्या, जो निगेटिव की होती है हमारी, वो ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक कहलाती है। ठीक है। और जीरो हमारा पूर्ण संख्या में ही आता है, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। वो संख्या होती जो 200 पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब पूरा पूरा हिस्सा चला जाए। जैसे कि 4, 6, 8, ये 200 सब पूर्णतः विभाजित है। यानी कि 200 पूरी कट जाएगी। जैसे 200, 4, 2 दूनी 4, फिर इसे 200 भाग दो, 2 तिया 6, इसे 200 भाग दो, 2 चौक 8। यानी कि हमारी 4, 6, 8 सभी क्या होगी? सम संख्याएं होगी। जो 200 पूरी तरह विभाजित हो वो हमारी क्या होती? सम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमारे आती विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता? जो 200 पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे कि 1 हो, 200 पूर्णतः विभाजित नहीं होने का। 3 हो, ये भी नहीं होने का। 5 हो, ऐसी आगे तक होती है। तो ये हमारी विषम संख्या होती है, जो 200 पूर्णतः विभक्त ना हो। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? जो मतलब अपने आप से भी कट जाए और एक के अतिरिक्त दूसरे से भी कट जाए। जैसे कि मैंने लिखा 2, 8, 9, 10, ये सभी क्या हमारी भाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे 2, 8, 9, 10, ये सब क्या हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे समझो 1, 3, 5, 7 और 11, ये वे संख्याएं हैं जो स्वयं से ही कटेगी या एक से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती, तो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट अब हम सह अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो संख्या 2 का पेयर होता है। 2 के पेयर में से उनका कॉमन 1 होना चाहिए। अगर कॉमन 1 है तो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने 2 और 5 यो एक सह अभाज्य संख्या। इसमें देखते हैं 2 का एलसीएम निकाल लेंगे और 1 का, ये किसी अन्य संख्या से कट नहीं सकती, तो इनका कॉमन कितना आएगा? कॉमन हमारा 1 होगा। तो हमारी क्या होगी? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में परिमेय संख्या का ही एक्सरसाइज में परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप की होती है। कहने का मीन्स है कि जिसमें अंश बटे हर हो, यानी कि इसे हम अंश कहते हैं और यो हमारा हर होता है। वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि Q ≠ 0 होना चाहिए।
कभी भी जो हमारा क्यू पूर्णांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पूर्ण परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसा हम कह सकते हैं 5, 7, 3/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। बात पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती जो p/q के रूप की नहीं होती, यानी कि जो जिसमें अंश बटे हर नहीं होता, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसा पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारी सब क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप की नहीं होती। अब इसके बाद आती हमारी वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि -1 हो गया, 3/2 हो गया, √5 हो गया, ये सब हमारी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह से बनती है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये जितनी मैंने डेफिनेशन बताई हो, ये सब आप नोट कर लेना। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं। पहला लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रणालिका। इसे हम इस उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने 20/a को दिया है ना, यानी कि 20 हमने a को भाग दिया, तो जो हमारा भाग देने पर हमने मान लिया q हमारा भागफल आया, और भागफल आने के बाद जो हमारा शेष बचा वो r बचा, ठीक है। यानी कि हमने किसी संख्या को 20 a कोई संख्या है, उसे हमने भाग दिया तो हमारा q भागफल आया और शेषफल r आया। तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहती है कि a = जो हमारी संख्या को भाग दी थी उसे बराबर में रखेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, b × q, और जितना हमारा रिमाइंडर आता उसे हम प्लस में लिखते हैं, +r। तो यो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। लेकिन इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो हमारा b, इसे हम भाजक कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, और q हमारा भागफल, q हमारा भागफल होता, r जो इसे रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल, और जो a बचा हमारा, a हमारा भाज्य होता, जिसको भाग देनी होती वो हमारा भाज्य होता। जहां लिख सकते हैं हम कि a का मान हमेशा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a = bq + r, यानी कि एक जो हमारा 0 है वो r हमेशा 0 से बड़ा होगा, r हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b का मान हमेशा r से बड़ा होगा।
तो ये कंडीशन जब होगी जब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी। अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसा मान लो मैंने 5 से हम भाग देनी 6 को, तो हम भाग देंगे 5 बन जा 5 और एक रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। ठीक, अब ये हमारा क्या है भागफल, यानी कि हमने क्यों मानना था इसे, ये क्या हमारा आर और ये क्या हमारी ए और ये क्या था हमारा बी। ठीक, तो जितना हमारा रिमाइंडर आता वो हमेशा इस बी वाले पोर्शन से कम ही रहेगा, यानी कि बी का मान हमेशा इससे अधिक होगा। जब तक बी का मान इससे अधिक रहेगा तब तक हमारा यो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलती रहेगी। जब हमारा यह इसके 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तब हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना तो 6 इक्वल टू 5 जो हमारा भाजक था, थोड़ा मैंने भागफल बताया, भागफल कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 1, इसे प्लस में कर देंगे। तो ये देखो यही बनी ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही देखो ए का मान हमने 6 बताया था, ए है, और बी कितना 5, बी का मान 5 है 5 मल्टीप्लाई क्यू, क्यू का मान कितना 1, यानी कि क्यू रख देंगे प्लस 1 क्या है हमारा रिमाइंडर आर रख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान जो है 0 से बड़ा है, आर का मान ये तो बताया था 0, आर का मान 0 से बड़ा होगा और आर का मान बी का मान आर से बड़ा होगा। तो देखो 0 हमारा कितना है 1 आर का मान, और बी का मान कितना था हमारा 5, तो यानी कि आर का मान 0 से बड़ा है और बी का मान भी आर से बड़ा है। जब इस कंडीशन में आर का मान हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।